प्यारे परीक्षार्थियों, फिर से स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉक टेस्ट। आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 है। मॉक टेस्ट क्या होता है? आपका थोड़ा रैपिड फायर टेस्ट जैसा रहता है। इतने दिन से हम जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करने का एक तरीका है। रैपिड फायर रहेगा, ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम में हमें सॉल्व करना है। तो आज से हम चालू कर रहे हैं। टोटल 10 मॉक टेस्ट रहेंगे। तो डेली क्लास आपको 3 बजे करना है। डेली क्लास में जुड़ जाना है। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते जाना है। ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है सभी जगह शेयर कर दीजिए। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके दोस्त है, आपके जितने ग्रुप्स है, वहां पर आप शेयर कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए, मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन पेडागोजी और कंटेंट दोनों रहेगा। पेडागोजी और कंटेंट दोनों रहने वाला है। पहला क्वेश्चन पेडागोजी का है। फास्ट आंसर करिए। चलिए, फास्ट आंसर कर देना है। चलिए, फास्ट आंसर करेंगे। कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम उपयुक्त उद्देश्य है? कम का मतलब क्या होता है? गलत। कम का मतलब क्या होता है? गलत होता है। कौन सा यहाँ पर हमारे ईवीएस के लिए गलत है? ठीक है। तो क्या हम पर्यावरण मुद्दों के प्रति जागरूकता विकसित करते हैं? ये तो बिल्कुल सही है। हम बच्चों को प्रदूषण के बारे में पढ़ाते हैं, हम एसिड रेन के बारे में पढ़ाते हैं, फूड चेन, फूड वेब में क्या क्या चीजें गलत होती है, क्या क्या प्रदूषण होता है, सारे एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में पढ़ाते हैं। ये ईवीएस में आता है। बच्चों में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा हमारे ईवीएस में आता है। ठीक है। बच्चों को स्मरण और रटने के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करना, ये गलत है। ये हम बच्चों को कभी भी नहीं कहते हैं। ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, मैं चेक करवाती हूँ वॉइस, जब तक आप सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए, मैं वॉइस चेक करा रही हूँ, जब तक आप सेकेंड क्वेश्चन का फास्ट आंसर कर देंगे। एक बार बता देंगे क्या वॉइस क्लियर है? प्लीज एक बार बता देंगे सारे बच्चे, क्या वॉइस अब क्लियर आ रही है? चलिए, एक बार बता देंगे क्या अभी वॉइस क्लियर है? प्लीज एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए जी। अब एक बार बता देंगे क्या वॉइस क्लियर आ रही है? अब अभी भी वॉइस वैसी ही है? चलिए, एक बार बता देंगे। एक बार सारे बच्चे बता देंगे क्या अब सही है? हाँ, अब सही है। चलिए, यस, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सही है। तो चलिए, इसका आंसर करना है। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन में कह रहा है कि सेब, टमाटर, कीवी को हमें छिलकर खाना चाहिए। बिल्कुल गलत। हमें ये जो सेब, कुकुम्बर रहता है, खीरा रहता है, उसको छिलकर नहीं खाना चाहिए। ये तो गलत बोल रहा है। क्यों नहीं छिलकर खाना चाहिए? क्योंकि छिलके में आहार रेशे रहते हैं, डाइटरी फाइबर्स रहते हैं, जो पाचन करने में मदद करते हैं।
तो ए हमारा गलत है और आर हमारा सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। चलिए फास्ट आंसर करेंगे। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में कौन सा भोजन घटक मदद करता है? फास्ट आंसर करना और एकदम रैपिड फायर चलना है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली मॉक टेस्ट अटेंड करिए, आपको समझ में आएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है, अब कितनी बाकी है। तो मॉक टेस्ट डेली अटेंड करना है। डेली 3 बजे हमारी क्लास होती है। जितना लाइक और शेयर करेंगे उतने ज्यादा बच्चे जुड़ते जाएंगे, उतना हम क्वेश्चंस इसमें ऐड करेंगे। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में आयरन मदद करता है, लोहा मदद करता है। जब लाल रक्त कणिकाएं बनती है, हीमोग्लोबिन से बनती है, जो उसे लाल कलर का पिगमेंट, एक लाल कलर का पिगमेंट रहता है, जैसे क्लोरोफिल रहता है, पौधों में हरा कलर देता है। हीमोग्लोबिन जो रहता है हमारे खून को लाल रंग देता है। वो किससे बनता है? आयरन से बनता है, लोहे से बनता है। तो अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, लोहे की कमी हो जाती है, तो आपको अनीमिया होता है। आपको कौन सा रोग होता है? अनीमिया होता है। और इसीलिए आपको पालक, गुड़ और आंवला खाने के लिए कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सीटेट पेपर 1 2021 का क्वेश्चन है, फास्ट आंसर करेंगे। हम पके हुए भोजन को खुला और फ्रिज में बिना रखे लंबे समय तक अगर छोड़ देते हैं, क्या होता है? कई बार हम खाना ज्यादा बना लेते हैं, रात में बच जाता है, तो उसे कई बार फ्रिज में रखना भूल जाते हैं। तो पका हुआ भोजन सुबह तक खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसके अंदर कीट आते हैं क्या? नहीं। विषाणु आते हैं क्या? नहीं। उसके अंदर जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ अगर होती है, वो हमारे खाने को खराब कर देती है। तो आपको बताना है कि अगर मैंने उच्च ताप पर सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव करने के लिए भोजन को परिरक्षित किया, तो उसे क्या कहा जाता है? जैसे मैंने कहा कि खाना खराब किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से। अगर मुझे जीवाणु को मारना है, जीवाणु की ग्रोथ को रोकना है, तो मैं उसको उच्च ताप पर गर्म करती हूँ। तो इसे क्या कहा जाता है? डिसइंफेक्शन कहा जाता है, रोगाणु नाशन कहा जाता है। ठीक है। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन के डेली टेस्ट देना चाहते हैं, फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, सीटेट ईवीएस बाय टीचिंग परीक्षा। उस चैनल को ज्वाइन करने के लिए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आज से टेस्ट देना है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है और अपने आप में हेल्दी कंपटीशन करना है। आपको अपने नाम यहाँ पर लेकर आना है। केवल 6 बच्चों ने 10 में 10 नंबर लाए, बाकी सबको 10 से कम आया है। तो पहले नंबर पे है विवान जी, ऋचा गुप्ता जी, आभा जी, खुशबू कुमारी जी, सिमरन जी, श्रेया जी। ये 6 बच्चे हैं जिन्होंने 10 में 10 नंबर लाए। उसके बाद रंजना कुमारी, गुलजार, मंजू, गोल्डी जी, ये बच्चों ने 9 नंबर लाए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम यहाँ पर आए, आज से टेस्ट देना चालू करना है और सारे सब्जेक्ट की आप टेस्ट दे सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की तैयारी आप टीचिंग परीक्षा में कर सकते हैं, पेपर 1 के साथ पेपर 2। आपका 8:30 बजे मैथ्स की क्लास होती है, 9:30 बजे साइंस, 11 बजे सीडीपी, 12 बजे हिंदी होती है, 3 बजे डेली ईवीएस की क्लास होती है, 5 बजे एसएसटी होती है, 6 बजे इंग्लिश होती है। डेली आप सारे सब्जेक्ट की क्लास एक ही जगह पर कर सकते हैं टीचिंग परीक्षा में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपना दिमाग लगाइए और इसका आंसर करके बताओ। मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, जिन्होंने वो शॉर्ट वीडियो देखी होगी उनको आंसर पता होगा। जल्दी से इसका आंसर करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, आपको बताना है। चलिए फास्ट बताना है। चलिए जी, नेमत जी, मंटू जी, कितने बजे होता है टेस्ट? बेटा 6 बजे होता है ना। 6 बजे एक लिंक आती है टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ये आंसर आप लोग गलत करेंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। गारंटी है कि ये क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग करने वाले हो और कर भी रहे हो। 1-2 बच्चों को छोड़कर मैक्सिमम बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं। चलिए
समझते हैं क्या होता है? जो लोग चश्मा पहनते हैं, आप में से कितने लोग चश्मा पहनते हैं एक बार ये बता दो। मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन आप में से कितने लोग चश्मे पहनते हैं एक बार बता देंगे। जब चश्मे में धुंधला दिखाई देता है, चश्मे के कांच को साफ करना रहता है, तो आप क्या करते हैं? चश्मा निकालते हैं, उसको ऐसे फूकते हैं, ऐसा फूकते हैं, उसके ऊपर वाटर वेपर आ जाता है, उसके ऊपर जल वाष्प आ जाता है, वो थोड़ा सा गीला हो जाता है, फिर आप उसको पोंछ लेते हैं, चश्मा साफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इंद्रजीत जी पहनते हैं, सोनी जी पहनते हैं, लक्ष्मी जी, अर्चना जी, साहिस्ता जी, इन लोग सब चश्मा पहनते हैं। तो ये चीज आप करते होंगे अपने चश्मे को साफ करने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? जब आप मुंह से हवा छोड़ते हैं, जब आप मुंह से हवा छोड़ते हैं, वो कैसी हवा रहती है? गर्म हवा रहती है। पहले ये पता रहना चाहिए। जब आप मुंह से हवा छोड़ते हैं, वो कैसी हवा रहती है? गर्म हवा रहती है। तो यहाँ पर गर्म हवा किसमें लिखा है? इसमें लिखा है, इसमें लिखा है। ये दोनों ऑप्शन को काट दो। सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि मुंह से जो आप हवा छोड़ते हैं, वो गर्म हवा रहती है। हवा बाहर निकल रही है, हवा बाहर निकल रही है, यानी कि गैस बाहर निकल रही है। जब गैस लिक्विड में बदलता है, जब गैस जो है वो लिक्विड में बदलता है, तरल में बदलता है, तो वो क्या हो जाता है? कंडेंसेशन होता है। तब उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। जब भी हम मुंह से हवा छोड़ते हैं, वो गैस रहती है। गैस जब वाटर वेपर में बदल जाती है, जब हमारी मुंह की गैस चश्मे के कांच से टकराती है, वो क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है, तरल बन जाता है। तो जब गैस लिक्विड में बदलती है, उसे कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कंडेंसेशन। समझ में आया? इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? जब तरल गैस में बदलती है, जब तरल गैस में बदलता है, लिक्विड गैस में बदलती है, तब हम उसे इवेपोरेशन कहते हैं। तो हमने तो मुंह से हवा छोड़ी, हवा जो रहती है गैस रहती है, जब वो चश्मे के कांच से टकराती है, लिक्विड में बदल जाती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। जिनका सही है बहुत बढ़िया है। इसका आंसर करेंगे, कौन अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान जाता है? फास्ट आंसर करना है। ऐसा कौन है जो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान जाता है? वो होता है सिल्क वर्म, वो होता है रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े को किस पर पाला जाता है? चलिए फास्ट आंसर करना है। रेशम के कीड़े को किस पर पाला जाता है? रेशम के कीड़े को क्यों पालते हैं? रेशम के लिए। हमें क्या चाहिए? रेशम चाहिए, हमें सिल्क चाहिए, इसीलिए रेशम के कीड़े को पाला जाता है शहतूत के पत्तों पर। किस पर पाला जाता है? शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है, मलबरी लीव्स पर पाला जाता है। और क्यों पाला जाता है? सिल्क के लिए पाला जाता है, रेशम के लिए पाला जाता है। तो सिल्क वॉर्म के पालन को, रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि रेशम के कीड़े से जो सिल्क बना है, रेशम के कीड़े से जो सिल्क बनाया गया है, वो किस फॉर्म में रहता है? चलिए फास्ट आंसर करना है। रेशम के कीड़े से जो सिल्क बनाया गया है, रेशम बनाया गया है, वो किसके फॉर्म में रहता है? फास्ट आंसर करेंगे। मैंने बताया है, जो डेली क्लास करता है उसको आंसर पता होगा। चलिए एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नसार जी ने कर दिया है प्रोटीन। नसार जी को याद है, बहुत बढ़िया। प्रोटीन के फॉर्म में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पूछ चुका है, ये सारे क्वेश्चन सीटेट पूछ चुका है। इस बार आपको ये प्रोटीन वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रेशम के कीड़े से सिल्क बनता है, रेशम बनता है, वो प्रोटीन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं। सीटेट पेपर 1 2012 का क्वेश्चन है, सांप के बारे में कौन सा कथन सही है? फास्ट आंसर करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और फास्ट आंसर करो। सांप के बारे में कौन कौन से कथन सही है? हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। दुबोया, अफाई, करेत और नाग, कोबरा, ये 4 सांप हमारे भारत में जहरीले सांप पाए जाते हैं। कोबरा सांप की जहरीली किस्म है, बिल्कुल सही बात है। जहरीले सांप के 4 दांत होते हैं क्या? नहीं। कितने दांत होते हैं? 2 दांत होते हैं, जो डसने का काम करते हैं, जहर फैलाने का काम करते हैं। ये क्या होता है, अपने शिकार को चबाते नहीं है, निगल जाते हैं। ये वाला तो गलत हो गया। अगर आपको कोई सांप काट लेता है, सांप अगर आपको डस लेता है, तो सांप के जहर की जो दवाई है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यहीं से कहावत बनी है, यहीं से कहावत बनी है कि जहर जहर को काटता है। अगर सांप का जहर आपको चढ़ गया है, तो उसको दूर करने के लिए सांप के जहर से ही दवाई बनाई जाती है। वो कौन सा सांप है? सीरम। कौन से सांप से दवाई बनाई जाती है? सीरम सांप से बनाई जाती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, बी और डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए, जो सांप के साथ डांस करता है या सांप को डांस करवाता है, ऐसी जाति को क्या कहते हैं? जो सांप को अपने पास रखते हैं, जो स्नेक चार्मर्स रहते हैं, ठीक है, वो जो रहते हैं, वो कम्युनिटी का नाम क्या है? फास्ट आंसर करना है। जो सांप के साथ डांस करते हैं, सांप को डांस करवाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आभा जी, ऋचा जी, मंटू जी ने कर दिया है कालबेलिया। क्या कहा जाता है? कालबेलिया जाति के लोग। ये ज्यादातर राजस्थान में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? राजस्थान में। और कालबेलिया जाति की जब लड़कियों की शादी होती है, तो दहेज में भी सांप दिया जाता है। दहेज में भी क्या दिया जाता है? हम क्या देते हैं? फ्रिज देते, एसी देते, कूलर देते। इन लोग क्या करते हैं? सांप देते हैं दहेज में। ये रिवाज है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक 14 वर्ष की लड़की है, उसको हमेशा थकान रहती है, हमेशा चक्कर आता है। वो कभी भी कोई काम करती है, थक जाती है। तो जब वो अपने ब्लड टेस्ट करवाती है, उसका हीमोग्लोबिन कितना आता है? 10 आता है। जब ये अपना ब्लड टेस्ट कराती है, उसका हीमोग्लोबिन कितना आता है? 10 आता है। हीमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए? 12 से 16 रहना चाहिए। हीमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए? 12 से 16 रहना चाहिए। अगर 12 से कम है, इसका मतलब आपके शरीर में आयरन की कमी है, लोहे की कमी है। तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए क्या खाना पड़ता है? स्पिनच खाना पड़ता है, पालक खाना पड़ता है। सीटेट 2023 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। किसकी कमी के कारण क्वाशीरकोर होता है? चलिए, फास्ट आंसर करना है। किसकी कमी के कारण क्वाशीरकोर होता है? क्वाशीरकोर एक ऐसी बीमारी है जो 6 से 7 साल के बच्चों में होती है। क्वाशीरकोर एक ऐसी बीमारी है जो 6 से 7 साल के बच्चों में होती है, और इसमें शरीर पतला रहता है, पेट फूल जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की कमी। इसे क्या कहा जाता है? क्वाशीरकोर को प्रोटीन की कमी कहा जाता है। तो आपके लिए आज का बोनस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया होगा, लाइक और शेयर करना है। मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूं। अगर आपके शरीर में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, चलिए मैंने क्या बोला? अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, तो उसे क्वाशीरकोर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर प्रोटीन की कमी है तो क्वाशीरकोर कहते हैं। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाएगी, तो उसे क्या कहा जाएगा? जल्दी से बताओ, कितने बच्चों को पता है? और ये जो होता है 2 से 3 महीनों के बच्चों में होता है। 2 से 3 महीने के बच्चों में होता है। जल्दी से बताओ किसको पता है? जल्दी से बताओ किसको पता है? अगर सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है तो उसे क्वाशीरकोर कहते हैं। प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाती है, तो उसे मैरेस्मस कहा जाता है।
उसे क्या कहा जाता है? मैरिस्मस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करना, बोनस क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन है आज की मॉक टेस्ट का। रिकेट्स नहीं कहते रे भाई, रिकेट्स तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, कैल्शियम की कमी होती है, तब रिकेट्स कहा जाता है। मैंने कैल्शियम की कमी नहीं बोला है, मैंने कहा कि प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो गई है तब उसे मैरिस्मस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इमली में कौन सा अम्ल होता है? चलिए, फर्स्ट आंसर करना है टैमारिंड। टैमारिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल रहता है? टार्टारिक एसिड। कौन सा एसिड रहता है? टार्टारिक एसिड रहता है। टार्टारिक एसिड और किसमें पाया जाता है? जल्दी से बताओ। टार्टारिक एसिड इमली के साथ साथ और किसमें पाया जाता है? कच्चे आम में। कच्चे आम में, अभी कच्चे आम आ रहे हैं, अंगूर में, ये तीनों आपको याद रखना है, ये तीनों आपको याद रखना है। इमली में, कच्चे आम में और अंगूर में टार्टारिक एसिड पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन आपके ईवीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड को ही क्या कहा जाता है? फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। मिथेनोइक एसिड को ही क्या कहा जाता है? फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। ये किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में। चींटी के डंक में पाया जाता है। जब आपको चींटी काट लेती है, लाल चींटी, जब आपको लाल चींटी काट लेती है, आपको खुजली होने लगती है, आपको पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, क्योंकि वहां पर एसिड आ जाता है। कौन सा एसिड रहता है? मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जब आप डिब्बा बंद जैम या जेली लेकर आते हैं, जब आपने डिब्बे वाला जैम या जेली घर में लेकर आया, तो बताइए उसके ऊपर कौन सा मार्क रहता है? चलिए, फास्ट आंसर करना है। फास्ट, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, पूरे कमेंट बॉक्स में चीटी चीटी कर दिया है आप लोगों ने। हाँ, मधुमक्खी के डंक में भी रहता है, मधुमक्खी के भी डंक में और चींटी के भी डंक में, दोनों में रहता है। अगर आप डिब्बा बंद जैम या जेली लेकर आते हैं, उस पर किसका चिन्ह रहता है? एफपीओ का। एफपीओ का रहता है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, जो चीजें फलों से बनती है, फ्रूट से बनती है, तो जैम और जेली तो फ्रूट से बनता है, तो उसके ऊपर एफपीओ लिखा रहता है। आईएसआई, आईएसआई किस पर रहता है? इलेक्ट्रिक सामान पर। आईएसआई का चिन्ह किस पर रहता है? इलेक्ट्रिक सामान पर रहता है। अगर आप फ्रिज लेकर आते, एसी लेकर आते हैं, प्रेस लेकर आते हैं, उस पर आईएसआई मार्क रहता है। एग मार्क, एग मार्क किस पर रहता है? अनाज पर। एग मार्क किस पर रहता है? अनाज पर रहता है। जैसे आप गेहूं लेकर आते हैं, चावल लेकर आते हैं, उसके कट्टों पर, उसके बोरियों पर एग मार्क रहता है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करेंगे, कीट भक्षी पौधे कौन सी मिट्टी पर उगते हैं जिस पर किसकी कमी होती है? मैम, चींटी चलते टाइम कौन सा एसिड छोड़ती है? देखिए, चींटी जो है चलते टाइम एसिड नहीं छोड़ती, फेरोमोन्स छोड़ती है, एक स्मेल है। देखिए, पहले तो आप लोग ये समझिए, जब चींटी काटती है तब एसिड छोड़ती है, जब चींटी चलती है तो एसिड नहीं छोड़ती, चींटी स्मेल छोड़ती है, वो होता है फेरोमोन्स। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं? जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल रहता है, लेकिन अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, मैंने क्या कहा? नाइट्रोजन। तो कीट भक्षी पौधे कौन सी मिट्टी में उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी पर उगते हैं। और नाइट्रोजन कहाँ से लिया जाता है? जो आसपास छोटे छोटे कीड़े रहेंगे, मेंढक है, चूहा है, वहां से गुजर रहा है। मान लीजिए कीट भक्षी का पौधा है, कीट भक्षी का पौधा, बाजू से मेंढक जा रहा है, चूहा जा रहा है, तो कीट भक्षी का पौधा इतना चतुर रहता है, वो एक स्मेल छोड़ता है।
बहुत अच्छी सी खुशबू छोड़ता है, तो मेंढक को क्या लगता है, चूहे को क्या लगता है कि वहां पर खाने की कोई चीज है, उन लोग उसके अंदर चले जाते हैं और ये ढक्कन बंद कर देता है। तो कीट भक्षी का पौधा अपने नाइट्रोजन के लिए कीड़ों को फंसाता है, कीड़ों के साथ धोखेबाजी करता है। वो किसकी कमी में उगता है, नाइट्रोजन वाली मिट्टी की कमी में ऐसी कमी जो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है उसमें उगता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत सरकार ने पशु चिकित्सा के उपयोग में डाइक्लोफेनाक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, डाइक्लोफेनाक नाम की जो दवा है वो मवेशियों को दी जाती है। मवेशी मतलब कैटल्स, कैटल्स यानी कि गाय, गाय बकरी इनको दी जाती है। जब गाय और बकरी बीमार पड़ते हैं उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो डॉक्टर उनको बड़ा इंजेक्शन देता है। जानवरों का इंजेक्शन आपने देखा होगा, वो बड़े इंजेक्शन में डाइक्लोफेनाक नाम की दवा रहती है। तो गाय थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती है, लेकिन जब गाय मरती है, जब गाय मरती है उनके अवशेष को खाने का काम वल्चर्स करते हैं। अवशेष को खाने का काम कौन करता है, गिद्ध करता है, और उनके पेट में भी डाइक्लोफेनाक दवा चली जाती है। और ये डाइक्लोफेनाक दवा क्या करती है, गिद्ध की किडनी फेल कर देती है। और अगर किडनी फेल हो जाएगी तो गिद्ध मरते जा रहे हैं, गिद्ध की संख्या कम होती जा रही है। इसीलिए भारत सरकार ने डाइक्लोफेनाक नाम की दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 26 जनवरी 2001 को, ठीक है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। यही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है कि भुज में भूकंप के झटके कब लगे थे। तो भुज नाम की जगह कहां पर है, गुजरात में है। भुज नाम की जगह कहां पर है, गुजरात में है। गुजरात में भूकंप के झटके कब लगे थे, 26 जनवरी 2001 को लगे थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जब भूकंप आता है उसको किससे मापा जाता है। भूकंप मापने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। चलिए, भूकंप को किससे मापा जाता है, कौन से यंत्र से मापा जाता है, फास्ट आंसर करके बताना है। चलिए, किसको पता है, भूकंप को किससे मापा जाता है, सीज्मोग्राफ से। किससे मापा जाता है, सीज्मोग्राफ से मापा जाता है, सीज्मोग्राफ। ठीक है, रूना कुमारी जी, चलिए फ्रूटी जी, रिक्टर स्केल वो भी सही है। रिक्टर स्केल जो है वो इंटेंसिटी बताती है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तीव्रता। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तीव्रता। यानी कि जो भूकंप की तीव्रता कितनी है वो कौन बताता है, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करेंगे। नीचे दिए गए यहाँ पर फल और सब्जियों में किसमें बीज रहते हैं। चलिए, यहाँ पर आ गया है आपके लिए प्रश्न। जो आप दिन भर में सब्जी बनाते होंगे तो आपने बीज किसमें किसमें देखे हैं, करेले में, खीरे में, चीकू में, भिंडी में, प्याज में, नाशपाती में, आलू में, टमाटर में। किसमें बीज होते हैं ये आपको बता रहा है। तो आलू में किसी ने बीज देखा है कभी, मैंने तो नहीं देखा है। तो आलू में तो बीज नहीं होते हैं। जहां पर आलू लिखा है, आलू जहां पर लिखा है वो दोनों ऑप्शन को काट दो। आलू में बीज नहीं होते। प्याज, प्याज में बीज होते हैं क्या, नहीं होते। तो प्याज जहां पर लिखा है उसे भी काट दो। तो बीज किसमें होते हैं, करेले में भी होते हैं, खीरे में भी होते हैं, चीकू में भी होता है, भिंडी में भी होते हैं, नाशपाती में भी होते हैं, टमाटर में भी होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बीज होते हैं। चलिए, मैम ये क्लास बीपीएससी के लिए है कि सीटेट के लिए, देखिए है तो सीटेट के लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी हमने भूज वाला क्वेश्चन किया, वो बीपीएससी में भी पूछा जाता है, तो आप बीपीएससी के लिए भी क्लास देख सकते हैं। वैसे बीपीएससी की जो ईवीएस की क्लास है 4:30 बजे, अभी 4:30, आज 4:30, डेली 4:30 बजे ईवीएस की क्लास होती है। तो जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं
4:30 बजे वाली ईवीएस की क्लास में भी जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुडुक, कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल है? ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, 4 बार ऑलरेडी आ चुका है, 4 बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। कुडुक भाषा, कुडुक भाषा कहां पर बोली जाती है? झारखंड में। कुडुक भाषा कहां पर बोली जाती है? झारखंड में बोली जाती है। तो बताइए कुडुक भाषा में जंगल का मतलब क्या होता है? चलिए फास्ट आंसर करना है। और बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत मजा आ रहा है आज तो ज्यादा ही मजा आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से कमेंट करें। मैं देख पा रही हूँ कि आप हर कोई, यहाँ पर आज 150 बच्चे क्लास कर रहे हैं और सारे के सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। जब आप सारे कमेंट करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हर एक बच्चे को मैं समझा पा रही हूँ। तो कुडुक भाषा में जंगल का मतलब क्या होता है? तोरांग होता है। जंगल का मतलब क्या होता है? तोरांग होता है। ये दिया है 5th क्लास की एनसीईआरटी में। 5th क्लास की एनसीईआरटी में सूर्यमणि की एक कहानी है। सूर्यमणि जंगल में रहती है, कैसे करती है, वो मैं पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ। 5th क्लास की एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई है। तो जब ये कहानी बताई गई है, जंगल अधिकार अधिनियम आया है झारखंड में। झारखंड में आदिवासियों के लिए जंगल अधिकार अधिनियम आया था। बताइए जंगल अधिकार अधिनियम कब आया है? जल्दी से बताओ, जंगल अधिकार अधिनियम कब आया है? राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब आया है? कौन से साल में आया है? 2007 में। 2007 में आया है कि जो व्यक्ति 25 सालों तक, जो व्यक्ति 25 सालों तक अगर किसी जंगल में रहता है, वहां पर उसका अधिकार हो जाता है, कोई भी उसको वहां से नहीं निकाल सकता। ये कब आया है? झारखंड में 2007 में आया था। उसके बाद फिर और भी जगह लागू हुआ है। ठीक है, चलिए सीटेट 2021 का क्वेश्चन है। आपको 3 कथन दिए हैं, कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए फास्ट आंसर करना है। महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल के पकोड़े खाने पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सहजन के फूल के पकोड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में क्या खाया जाता है, या सहजन के फूल के पकोड़े कहाँ खाए जाते हैं, पूछ सकता है। महाराष्ट्र में खाए जाते हैं, बिल्कुल सही। जम्मू कश्मीर में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है, क्या? गलत। केले के फूल की सब्जी जम्मू कश्मीर में नहीं खाई जाती। आप लोग बताइए केले के फूल की सब्जी कहां पर खाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारा ए और सी सही है, ए और सी सही है। चलिए केले के फूल की सब्जी शिव यादव जी ने लिख दिया है केरल में खाई जाती है, केरला में खाई जाती है। याद रखना है, केरला को मसालों का बगीचा कहा जाता है, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। हर प्रकार के मसाले, छोटे मसाले, बड़े मसाले, सारे टाइप के मसाले केरल में उगाए जाते हैं। केरला को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तेज पत्ता हो गया, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, किसी भी प्रकार का मसाला केरल में उगाया जाता है। केरल में और क्या खाया जाता है, जल्दी से बताओ। केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है, और क्या खाया जाता है? जो सीटेट का क्वेश्चन है, जो सीटेट का क्वेश्चन है कि केरल में टेपिओका खाया जाता है। केरल में क्या खाया जाता है? टेपिओका। टेपिओका क्या होता है? जैसे हम क्या करते हैं, स्वीट पोटैटो खाते, शकरकंद खाते हैं, शकरकंद की तरह दिखता है टेपिओका। जमीन के नीचे उगाया जाता है। इसे उबाल कर, इसे उबाल कर करी के साथ, नारियल के तेल की, नारियल की करी के साथ इसे खाया जाता है। टेपिओका को क्या कहते हैं? कप्पा कहते हैं। टेपिओका को क्या कहा जाता है? कप्पा कहा जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? चलिए फास्ट आंसर करेंगे, फास्ट आंसर करेंगे। केरल में टेपिओका को कप्पा कहा जाता है, तो वो कौन सी भाषा है? केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? फास्ट आंसर करना है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है।
केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, याद रखना है। खुशी कुमारी जी, तमिल नहीं है ना बेटा, तमिल नहीं, मलयालम भाषा बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जोहाड़ का निर्माण क्यों किया जाता है? चलिए फास्ट आंसर करना है, सेशन को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करते जाना है। डेली हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं, मॉक टेस्ट आपकी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, राजस्थान में जोहाड़ का निर्माण किया जाता है। क्या करते हैं, घर के सामने या घर के पीछे जो आंगन रहता है वहां पर ऐसा जोहाड़ बनाते हैं, ऐसा ऐसा जोहाड़ बनाया जाता है ताकि जो वर्षा का पानी है वो वहां पर इकट्ठा हो सके, वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा हो सके। इसे क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसे क्या कहा जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, जहां पर पानी की कमी होती है, जैसे कि राजस्थान में पानी की कमी है, वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन जब भी वर्षा होती है ये वर्षा के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं जोहाड़ बनाकर, और उस वर्षा के पानी को फिर बाद में फिल्टर करके इस्तेमाल में लाया जाता है। उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लद्दाख, लद्दाख को क्या कहा जाता है, शीत मरुस्थल कहा जाता है। चलिए फास्ट आंसर करना है। लद्दाख, लेह लद्दाख, जहां पर चांगपा जनजाति, याद आया, याद आया क्या पढ़ा था, लद्दाख में कौन सी जनजाति रहती है, चांगपा जनजाति के लोग रहते हैं। लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। शीत मरुस्थल का मतलब जो ठंडा है, कोल्ड का मतलब ठंडा है, लेकिन रेगिस्तान है। रेगिस्तान का मतलब जहां पर वर्षा नहीं होती लेकिन ठंड पड़ रही है। ऐसा रेगिस्तान जहां पर वर्षा नहीं होती लेकिन ठंड पड़ती है उसे शीत मरुस्थल कहते हैं। तो लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है। अब यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं पत्थरों से बनाए जाते हैं। लद्दाख के घर किससे बने रहते हैं, पत्थरों से बने रहते हैं। और ये अपनी दीवारों को किससे पेंट करते हैं, मिट्टी और चूने से। किससे पेंट किया जाता है, मिट्टी और चूने से किया जाता है। ठीक है, इनकी जो छत रहती है फ्लैट रहती है। इनकी जो छतें रहती है फ्लैट रहती है, समतल रहती है, ढालू नहीं होती, ढालू नहीं होती, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीचिंग परीक्षा आपको दे रहा है सफलता स्पेशल 65% का ऑफर। ठीक है, अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, सफलता 65। आप जो भी कोर्स परचेस करेंगे आपको 65% का फ्लैट ऑफर मिल जाएगा। आपको स्क्रीन के नीचे जो नंबर शो हो रहा है आप कॉल करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बड़ा ऑफर है, बहुत ही बड़ा ऑफर है। अपनी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए वहां पर हम आपको डाउट सेशन लगवाते हैं, आपके PYQ सॉल्व कराते हैं। उन सारी चीजों के लिए आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए फर्स्ट आंसर करना है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, एलपीजी जो सिलेंडर हम घर में इस्तेमाल करते हैं, हम घर में जो सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए उसे एलपीजी सिलेंडर कहते हैं। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस एलपीजी के अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है। एलपीजी के अंदर क्या रहता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन सबसे ज्यादा रहता है, ब्यूटेन सबसे ज्यादा रहता है, प्रोपेन थोड़ा कम रहता है। लेकिन ब्यूटेन और प्रोपेन से सुगंध नहीं आती। आप देखना अगर आपने गैस ऑन कर कर भूल गए हो तो आप अगर कोई दूसरे रूम में बैठे हो तो आपको स्मेल आती है, लीक हो रही है, गैस लीक हो रही है। तो वो जो गैस लीक होने की स्मेल आती है उसके लिए इथाइल मरकैप्टन उसके अंदर डाला जाता है। क्या बोला मैंने, एलपीजी। एलपीजी का मतलब क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी के अंदर दो गैसेस रहती है, ब्यूटेन और प्रोपेन। लेकिन ब्यूटेन और प्रोपेन में स्मेल नहीं आती
और स्मेल के लिए क्या डाला जाता है? इथाइल मरकैप्टन डाला जाता है। तो एलपीजी में इथाइल मरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है? स्मेल के लिए, सुगंध देने के लिए मिलाया जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। शकरकंद। शकरकंद एक जड़ है। क्यों? ये सीटेट में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शकरकंद, शकरकंद सभी ने खाई है? शकरकंद, स्वीट पोटैटो सभी ने खाई है। शकरकंद किसके अंदर आता है? जड़ के अंदर आता है। देखिए, एक क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन को बनाना है, एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है, मैं हर बार आपको क्लास में एक्सप्लेन करती हूँ। शकरकंद किसके अंदर आता है? जड़ के अंदर आता है। तो शकरकंद को जड़ क्यों कहते हैं? सभी ने खाई है, बहुत बढ़िया। शकरकंद को जड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका रंग भूरा होता है। कि सबका रंग, जिसका भी रंग भूरा है उसको जड़ कह दो। लेकिन अगर आलू की बात करेंगे, आलू भी तो भूरा होता है, आलू भी तो भूरा होता है, लेकिन उसको हम जड़ नहीं कहते, आलू को तो तना कहते हैं। तो जिसका भी रंग भूरा होता है वो जड़ के अंदर नहीं आता। ये तो गलत हो गया। ए वाले को काट दो, ए वाले ऑप्शन जो जिसमें ए है उसे काट दो। ठीक है, ये मिट्टी के नीचे उगता है। जो भी मिट्टी के नीचे उगता है, क्या उसको जड़ कहते हैं? क्या नहीं। मिट्टी के नीचे तो आलू भी उगता है, मिट्टी के नीचे तो आलू भी उगता है, तो आलू को तो जड़ नहीं कहते। तो यहाँ पर जो मिट्टी के नीचे उगता है, जरूरी नहीं है कि वो जड़ ही हो। तो बी वाला भी हमारा गलत हो गया है। बी वाला आपको इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें पानी और खनिज को अवशोषित करने के लिए रेशे होते हैं। तो जो भी पानी और खनिज को एब्जॉर्ब करता है, जो भी पानी और खनिज को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है, उसे जड़ कहा जाता है। और शकरकंद में, शकरकंद में क्या होता है? जो हेयर लाइक फाइबर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं? पानी और खनिज को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए शकरकंद को जड़ कहा जाता है। और ये भोजन को संग्रहित करता है। जो भोजन को संग्रहित करता है वो तो तना भी हो सकता है, पत्तियां भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जड़ हो। तो ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर करना है, इसका आंसर करना है फास्ट फास्ट। इसका आंसर कर देंगे। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा तृतीय उपभोक्ता होता है? तीसरा, तीसरा उपभोक्ता टर्शियरी कंज्यूमर कौन होता है? मैम खाना खाने गई क्या? नहीं, मैंने खाना खा लिया है बेटा। अकमल जी, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, चलिए आपको बताना है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है। चलिए पारिस्थितिक तंत्र में फूड चेन को बना लेते हैं। सबसे पहले पर कौन आता है? एल्गी आता है। सबसे पहले पर उत्पादक, उत्पादक कौन आता है? उत्पादक प्रोड्यूसर कौन रहता है? एल्गी रहता है, शैवाल रहता है। इसको कौन खाता है? इसको कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। शैवाल को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। उसे क्या कहा जाता है? जू प्लैंकटन कहा जाता है। तो जू प्लैंकटन हमारा यहाँ पर आ जाएगा।
जू प्लैंकटन को कौन खाता है? छोटी छोटी मछलियां खाती है, उसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। तो द्वितीय उपभोक्ता छोटी मछलियां हो जाएगी। छोटी मछलियों को कौन खाएगा? शार्क खाएगी। तो शार्क को तृतीय उपभोक्ता कहते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्ट आंसर करना है, फास्ट आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इसमें हम 4 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड यानी कि तारा रूप। एस्टेरॉइड को क्या कहा जाता है? तारा रूप। एस्टेरॉइड क्या है? एस्टेरॉइड क्या है? ध्यान से सुनना। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। देखो देखो, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है? 8 ग्रह। 8 ग्रह, 4 को और 4 को अलग कर दिया गया है। 4 और 4 को अलग कर दिया गया है। इसके बीच में एक बेल्ट रहता है। इसके बीच में एक बेल्ट रहता है, उसे क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लैनेट्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैंने क्या कहा? आपने टग ऑफ वॉर सुना है? टग ऑफ वॉर क्या होता है? जब हम रस्सी को खींचते हैं, एक टीम इधर रहती है, एक टीम इधर रहती है, रस्सी को खींचा जाता है, उसे टग ऑफ वॉर कहते हैं। उसी तरीके से 4 प्लैनेट इधर रहते हैं, 4 प्लैनेट इधर रहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इंटरनल प्लैनेट। इसे कहा जाता है एक्सटर्नल प्लैनेट। तो जो इंटरनल प्लैनेट और एक्सटर्नल प्लैनेट के बीच में रस्सी रहती है, रस्सी जो बेल्ट रहता है, उसे क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड कहते हैं। तो एस्टेरॉइड किसके बीच में रहता है? मार्स और जुपिटर के बीच में। एस्टेरॉइड किसके बीच में रहता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है। पहले वाले को हमने दूसरे से जोड़ दिया, तो ये दोनों ऑप्शन को काट दो। एस्टेरॉइड इंपॉर्टेंट है, अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एस्टेरॉइड कौन से 2 ग्रह के बीच में रहता है। एस्टेरॉइड बेल्ट जो है मार्स और जुपिटर के बीच में रहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल प्लैनेट के बीच में रहता है। तो पहले वाले को दूसरे से जोड़ दिया। धूमकेतु, धूमकेतु यानी कि कॉमेट। कॉमेट क्या होता है? कॉमेट क्या होता है? जिसमें मुंडी रहती है, जिसमें सिर रहता है, जिसमें सिर रहता है और पूंछ रहती है, जिसमें सिर रहता है और पूंछ रहती है, वो आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। दूसरे वाले को 4 से जोड़ दिया। दूसरे वाले को आपने 4 से जोड़ दिया। आंसर हमारा डी हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मिटियोर्स, मिटियोर्स यानी कि उल्का पिंड क्या होते हैं? मिटियोर्स, उल्का पिंड क्या होते हैं? जब भी कोई पत्थर या धातु हमारे पृथ्वी में आता है, घर्षण होने की वजह से वो जल जाता है, उसे उल्का पिंड कहते हैं, उसे मिटियोर्स कहते हैं। यानी कि छोटे पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है। उपग्रह, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? जो पृथ्वी के आजू बाजू चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी के आजू बाजू चक्कर लगाता है, वो सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर से चारों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड यानी कि तारा रूप का मतलब क्या होता है? 4 और 4 ग्रह के बीच में एक बेल्ट रहता है, उसे एस्टेरॉइड कहते हैं। और कौन से ग्रह के बीच में रहता है? मार्स और जुपिटर के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है, उसे एस्टेरॉइड कहते हैं। धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु में सिर और पूंछ रहती है, वो आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। मिटियोर्स, उल्का पिंड का मतलब क्या होता है? जब कोई पत्थर और धातु तेजी से हमारे पृथ्वी में आते हैं, तो वो घर्षण होने की वजह से जल जाते हैं। और कहां पर जलते हैं? मिजोस्फीयर में जलते हैं। कहां पर जलते हैं? मिजोस्फीयर में जलते हैं, मध्य मंडल में जलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। उपग्रह, सैटेलाइट क्या है? जो पृथ्वी के आजू बाजू चक्कर लगाता है, उसे सैटेलाइट कहते हैं।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसका आंसर गलत करोगे पक्का है। चलिए, इसका आंसर आप लोग गलत करोगे, ये पक्का है। फास्ट आंसर करके बताइए। चलिए, फास्ट आंसर करना है। सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर भी कर दो। ऐसी जगह के बारे में बताना है जिसमें ढलान वाली छत रहती है। ढलान वाली छत कहां पर रहती है? जहां पर बारिश होती है। ढलान वाली छत कहां पर होती है? जहां पर बारिश होती है, वहां पर ढलान वाली छत होती है। तो लद्दाख में बारिश नहीं होती। इसको काट दो, इसको काट दो। अब बोल रहा है पत्थर से बने हुए घर रहते हैं। पत्थर से बने हुए घर कश्मीर और लद्दाख में रहते हैं। पत्थर से बने हुए घर कश्मीर और लद्दाख में रहते हैं। तो लद्दाख को तो हमने काट दिया। आंसर क्या आ जाएगा? कश्मीर आ जाएगा। ठीक है, दोनों जगह पत्थर से बने हुए घर रहते हैं, लेकिन ढलान छतें जहां पर बारिश होती है यानी कि कश्मीर में रहते हैं। और जहां पर बारिश नहीं होती, ठंडी पड़ती है, जैसे कि लद्दाख, वहां पर ढालू छतें नहीं होती, वहां पर समतल छतें होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसकी कमी की वजह से पैलेग्रा होता है? चलिए, फास्ट आंसर करना है। किस विटामिन की कमी से, कौन से विटामिन की कमी से पैलेग्रा रोग होता है? पैलेग्रा क्या है? पैलेग्रा क्या है पहले ये सुन लो। पैलेग्रा का मतलब होता है 4D सिंड्रोम। पैलेग्रा को क्या कहा जाता है? 4D सिंड्रोम। आपको 4D अगर हो गए, आपको 4D अगर हो जाते हैं तो उसे पैलेग्रा कहते हैं। पहले डी का मतलब, पहले डी का मतलब क्या होता है? डिमेंशिया। पहले डी का मतलब क्या होता है? डिमेंशिया होता है, यानी कि आप रख कर कोई चीज भूल जाते हैं, आपकी मेमोरी लॉस होती है, आप भूलते जाते हैं, उसे डिमेंशिया कहते हैं। दूसरे डी का मतलब होता है डायरिया। दूसरे डी का मतलब होता है डायरिया। डायरिया का मतलब जब आपको लूज मोशन होता है, जब आपको लूज मोशन लगते हैं, उसे डायरिया कहते हैं। तीसरे डी का मतलब होता है डर्मेटाइटिस। तीसरे डी का मतलब क्या होता है? डर्मेटाइटिस होता है। आपको स्किन की बीमारी हो जाती है, स्किन में खुजली होती है, रैशेज आ जाते हैं, उसे डर्मेटाइटिस कहते हैं। और चौथे डी का मतलब होता है डेथ। चौथे डी का मतलब क्या होता है? डेथ होता है। अगर आपको ये तीनों हो गया है तो आप डेथ के बराबर है। तो जब आपको ये चारों डी हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पैलेग्रा कहा जाता है। पैलेग्रा कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। ठीक है, पैलेग्रा को 4D सिंड्रोम कहते हैं। पैलेग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। तो आप लोग मुझे फटाफट कमेंट में बताएंगे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? चलिए, जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। MN का चाचा है और ON का पिता है, तो O और M किस प्रकार संबंधित है? देखते हैं कितने लोगों का दिमाग चलता है। फास्ट आंसर करके बताओ, फास्ट आंसर करके बताओ। सीटेट में एक क्वेश्चन ऐसा आता है, फैमिली और फ्रेंड से ये टॉपिक लिया गया है। चलिए, M जो है वो N का क्या है? चाचा है। M जो है वो N का चाचा है, और O जो है वो N का क्या है? पिता है, यानी कि पापा है। ठीक है, क्या बोला? N नाम का लड़का है, N नाम का लड़का है, उसके एक चाचा है, उसके एक पापा है।
तो चाचा और पापा में क्या संबंध रहता है? दोनों क्या रहते हैं? भाई रहते हैं। दोनों क्या रहते हैं? भाई रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? एन नाम का लड़का है, एन नाम का लड़का है, एम जो है उसके चाचा है और ओ जो है उसके पापा है। तो चाचा और पापा में क्या रिश्ता रहता है? दोनों भाई रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आप और करना चाहते हैं, मैं आगे आने वाले मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन और कराने वाली हूँ। तो डेली क्लास 3 बजे करना है, डेली क्लास को शेयर करना है, क्लास को लाइक करते जाना है। और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देना है। तो कल की क्लास में मिलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 2 के साथ। और जो बच्चे और रिवीजन करना चाहते हैं, 4:30 बजे भी ईवीएस की क्लास होती है 15 मिनट की। आप वो 4:30 बजे वाली क्लास में भी डेली जुड़ सकते हैं। और इस सारे क्वेश्चन के अगर आपको टेस्ट देना है, टेस्ट होता है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेंगे, सीटेट टीवीएस बाय टीचिंग परीक्षा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।